हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईटी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 5 यानी कि ग्रीन स्किल्स को लेकर के। दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये लास्ट पार्ट है अपने पास। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। तो हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स के अंदर, और टॉपिक का नाम है अपने पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो विकास कर रहे हैं, हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही करें। यूं नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लें। और अगर हम लोग दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज को फालतू में यूज करेंगे, या कह सकते हैं बिना वजह अगर हम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर में। इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी ये जो टर्म है अपने पास वो कहां से शुरू हुई। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे उसकी डेफिनेशन को लेकर के, यानी कि दुनिया भर के अंदर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशंस को कैसे रखा गया है। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाने के लिए आर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट लाई गई, जिसको हम लोग कई बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है अपने पास, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग देखेंगे की कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका फ्यूचर क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अभी कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, तो कौन कौन से फेस हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेकर के। इंट्रोडक्शन, देखिए इस इमेज को देख सकते हैं आप। सबसे पहले इस इमेज में आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, खेती कर रहे हैं, वो चीज आज भी हो रही है। आज क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करें, जैसे मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल्स खेतों में डाल रहे हैं। इसी टाइप से हम लोग जो पेट्रोल है, डीजल या जो भी दूसरी जो चीजें होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों हम लोग उस अर्थ में से निकालते जा रहे हैं। और भी आप देख रहे होंगे, रोड बनने के नाम पर पहाड़ के पहाड़ करते जा रहे हैं, जंगल ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हम लोग उस टाइम तक तो सब सही काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग डेवलपमेंट करने लगे, जब साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इन चीजों को भूल गए कि जो अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं, इस अगर हम अर्थ को ही नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारा रहना भी तो दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता जाएगा। ये चीज हम भूल गए, और हम लोग पहुंच गए डेवलपमेंट के नाम पे, और डेवलपमेंट इतनी स्पीड से होता जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा था। तो यहां पर हम लोग यही बात करें, सिंस द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन हैव वर्क टूवर्ड मेकिंग द लाइफ बेटर बाय ग्रेजुअली इंप्रूविंग आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम। ठीक है, however in the early years, स्टार्टिंग में people did not think about how this development would affect the environment। स्टार्टिंग में सोचा ही नहीं था कि जो हम लोग एनवायरमेंट जो है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम लोग किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमको पता ही नहीं था, हम तो बस डेवलपमेंट के पीछे लगे थे। एज अ रिजल्ट these resources have been used up quickly। बहुत जल्दी से वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे थे, which now threaten the वेल बीइंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यहां पर ये हमारे सामने एक चुनौती आई कि अगर हम ही ये सारी चीजें यूज कर लेंगे तो फ्यूचर के लोगों का क्या होगा। फ्यूचर में जो लोग होंगे वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक वर्ड सामने आया जिसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास कह सकते हैं। जो लगातार आपके पास एक डेवलपमेंट होता है, रेफर्स टू अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट। अब देखिए आपको ना यहां से ये वाली लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी।
ये क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप ये कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या है, मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि भविष्य के लोगों के लिए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन होगी, उनके लिए हमें कुछ चीजें छोड़नी है। मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, आज की जो हमारी जरूरतें हैं इनको हम लोग आज यूज करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगली जनरेशन के लिए वो उन चीजों में फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनकी हक की चीज हमको छोड़नी है। ठीक है। इट फोकस ऑन बैलेंसिंग, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कहता है कि आप पैसे भी कमाएं, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, जैसे सड़क बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, शहर बसते जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना चाहिए, साथ में हमें एनवायरनमेंट जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, और साथ में हमारी जो सोसाइटी है वो एक अच्छे तरीके से रहे, सोशल वेलबींग यहाँ अपने पास हो। इन तीनों चीजों पे ध्यान रखा जाता है, मैं भी अच्छे से रहूं, एनवायरनमेंट भी अच्छे से रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे। इन तीनों का जो बैलेंस है वो अपने पास होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में ये वर्ड नहीं आया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ एक मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के अंदर दुनिया के बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, लगभग मैं कहूंगा 193 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। 1972 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन 1972, 1972 में जो एक कमेटी बैठी थी, एक समिट थी बेसिकली कहूंगा तो, उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको शॉर्ट में यूएनसीएचई कहा जाता है। ठीक है, ये हुई थी यहां स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। ठीक है, यहां पर बात की गई, ऑल्दो द एग्जैक्ट टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज नॉट यूज्ड। ठीक है, यहां पर जब ये मीटिंग हुई थी तो इसमें एक वर्ड यूज तो नहीं हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन जो दुनिया भर की कंट्रीज हैं उन्होंने इस बात को एग्री किया, क्या एग्री किया, दैट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड गो हैंड इन हैंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में जो एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है, इन दोनों को बैलेंस बना करके हमें आगे चलना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जीवन आगे बच पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हम बात करते दोस्तों 1972 की। 1972 में, 1972 में दोस्तों ये बात हुई थी, इसके पूरे के पूरे 11 साल बाद 1983 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो है उसने क्रिएट करी एक कमेटी, और उसका नाम रखा, या कमीशन कह दूं, जिसका एक नाम रखा द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक पूरी दुनिया में काम करता है कमीशन, जो एनवायरनमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट जो है उसको भी ध्यान में रखता है। तो क्या नाम था इसका, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन ने एक यहाँ पर कमीशन बनाया, कब बनाया, 1983 में, लगभग 72 के 11 साल बाद। और इसको जो है एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया दोस्तों यहाँ पर ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन नाम इसका दिया गया, लेकिन क्यों दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर ये जो अपने पास में कमीशन था, इस कमीशन के अंदर अगर हम बात करें, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे की ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, ये उस टाइम पर चेयरपर्सन नियुक्त हुई थी, या कह सकते हैं इस कमीशन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे ये। तो ये जो लेडी है इनका नाम था ग्रो हर्म, यहाँ पर हार्लेम ब्रंटलैंड, जो इनके नाम पर भी इसको माना जाता है। द वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा गया है। ब्रंटलैंड क्यों, क्योंकि उस टाइम पर नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसके चेयरपर्सन बने। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो अपने पास में ब्रंटलैंड कमीशन बना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, या ये जो कमीशन बना, इसके मेन गोल्स क्या क्या थे। इसके गोल तो ये थे कि पूरी दुनिया में हम ये पता लगाएं कि सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं, आइडेंटिफाई सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपके इश्यूज आ रहे हैं, रेज अवेयरनेस, यानी कि ये जो इश्यूज हैं दुनिया भर में, जो प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का अवेयरनेस हम लोग फैलाएं, पूरी दुनिया में हम लोग उसके बारे में बात करें, पूरी दुनिया में हम लोग उसकी बातें फैलाएं। ठीक है, रेज
अवेयरनेस अबाउट दिस प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है पूरी दुनिया को हम बताएं, हर अलग अलग कंट्रीज में जा जा करके। और साथ साथ में ये जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकलेगा ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, ठीक है, उसके बाद रेज अवेयरनेस, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाओ, और रिकमेंडेड सॉल्यूशन, यानी कि आप वहां पर फिर उसका जो सॉल्यूशन निकलता है ग्लोबली वो आप जरूर बताएं। ये इसका मेन काम था। मतलब द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट क्यों बना? ताकि ये कमीशन ये पता लगाए दिक्कत क्या हो रही है, उस दिक्कत के बारे में लोगों को जागरूक करे, और उसके लिए जो समस्या का समाधान है वो भी ये बता पाए। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, इसको जो डिफाइन किया गया था। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे कि 1972 में तो एक बार हम लोग मिलकर के बैठे 193 कंट्रीज, और उन्होंने कहा साहब हम इसके बारे में अब कुछ काम करना चाहते हैं। 11 साल बाद यानी कि 1983 के अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया और एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी के बनने के बाद 83 के भी दोस्तों बाद में यानी 87 में यहाँ जो ब्रंटलैंड कमीशन था, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सामने ला करके दी। इस रिपोर्ट का नाम दोस्तों ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी था, जैसे ब्रंटलैंड कमीशन था, ठीक है। ब्रंटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, उसका नाम क्या हो गया? ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कह सकते हैं। और ये एक बुक जो थी उनकी, ये जो कमीशन की जो इसने रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो कमिटी है, ये जो कमीशन है, या ये जो रिपोर्ट है, इसने फाइनली एक बुक पब्लिश करी, एक रिपोर्ट पब्लिश करी, और उसमें इसके बारे में जो जो उन्होंने डिस्कस किया, जो जो सोचा, वो सब कुछ बताया। आर कॉमन फ्यूचर, हमारा सभी का एक कॉमन फ्यूचर है, इसलिए हम सभी को इसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने जो एक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन रखी है, मतलब इस बुक में, ठीक है, वो क्या रखी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ये वही लाइन है जो कि मैं आपको अभी अभी पहले बता चुका था यहां पर भी, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहां जस्ट पहले मैंने यहां पर यही लाइन आपको कहा था। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या? कि आज की जरूरतों को तो पूरा कर ले, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो नाम कहां से आया है? तो ये नाम आया है दोस्तों अपने पास में एक कमीशन ने हमको दिया, जिसको हम लोग ब्रंटलैंड कमीशन भी कहते हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ ब्रंटलैंड कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसका नाम भी क्या था आपके पास यहाँ पर? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, जिसको हम लोग एक नाम भी जानते हैं, वो है अपने पास यहाँ पर आर कॉमन फ्यूचर, जिसमें ये डेफिनेशन बताई गई है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेफिनेशंस में कि ये जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम आया था इस बुक से, आर कॉमन फ्यूचर से, इन्होंने हमारे सामने दो की कॉन्सेप्ट्स रखे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। इन्होंने कहा कि एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में जो लोग, जिनको सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, मान के चलो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, या बहुत ज्यादा बीमार हैं, या जहां एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, जहां पानी बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग उनके लिए सबसे पहले काम करें। जिनको अभी ज्यादा जरूरत है, जिन कंट्रीज को ज्यादा जरूरत है, उस कंट्री के अंदर जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए उनके डेवलपमेंट के बारे में हम पहले कुछ काम करें, और फिर हम लोग बाद में दूसरों को भी डेवलप कराएं। तो बोला जा रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स, नीड्स यानी कि जिनकी आवश्यकता है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हैं। एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, दुनिया में जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। दूसरा है यहाँ पर इट ऑल्सो हाईलाइट्स, कह सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट्स द लिमिटेशंस, ठीक है, सेट बाय करंट टेक्नोलॉजी एंड सोशल सिस्टम ऑन हाउ मच द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखा गया है, लिमिटेशंस को बताया गया है कि करंट टेक्नोलॉजी को और सोशल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, इनको यूज लेते हुए, इनके थ्रू यहाँ पर हमारी जो हम लोग जो अभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, या एनवायरनमेंट को जो उसकी जो जो भी रिसोर्सेज है जिसको हम लोग अगर यूज करें, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लिमिट यहाँ पर जो है वो सेट की जाए, ये बात भी यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो ब्रंटलैंड कमीशन है, उसने उसकी जो डेफिनेशंस थी, ठीक है, एंड या कह सकते हैं अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाज
कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वन। तो जो अपने पास में कन्वेंशनल अप्रोच हुआ करती थी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखा गया था सामने, इन दोनों में बहुत सारे चेंजेस थे, जिसमें से 3-4 चेंजेस अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये कुछ अलग कहा करता था, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। ठीक है? तो क्या डिफरेंसेस थे, ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो बहुत पहले जो कन्वेंशनल अप्रोच हुआ करती थी, वो ये कहती थी कि एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल ही अलग है, सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन फीलिंग्स और एक्शंस। मेरी फीलिंग्स और मेरे एक्शंस अलग हैं और एनवायरनमेंट अलग है। ये दोनों ही अलग-अलग पार्ट होते हैं। मैं जो काम कर रहा हूं वो अलग है, ठीक है? और एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल सेपरेट पार्ट है। दोनों अलग-अलग है, ऐसा कहा करता था कन्वेंशनल अप्रोच। ठीक है? तो ये बोला जा रहा है व्हाइल डेवलपमेंट जो है रेफर्ड मेनली टू पॉलिटिकल गोल्स। ये बोल रहा है कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेरा डेवलपमेंट मतलब मेरा पॉलिटिकल गोल्स जो है, मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैं पैसे कमा रहा हूं। जब मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं बोलूंगा क्या कि भाई मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैं पैसे कमा रहा हूं, मतलब मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। या सोसाइटी के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब पैसे कमाएंगे तो ही आपकी पॉलिटिकल जो है वो भी ग्रोथ होती है। तो ये जो है वो डेवलपमेंट है और एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है। एनवायरनमेंट अलग है, ह्यूमन फीलिंग्स, एक्शंस ये सब कुछ अलग है। तो डेवलपमेंट और यहाँ पर दोनों सेपरेट है। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि द एनवायरनमेंट इज आवर होम। एनवायरनमेंट क्या है? जहां हम रहते हैं। एंड डेवलपमेंट इज व्हाट वी डू टू मेक इट्स लाइफ बेटर। मैं जहां रहता हूं वो एनवायरनमेंट, और मैं मेरे रहने को ही और अच्छा बनाना चाहता हूं, मैं और अच्छे से रहूं। ये क्या है? मेरा डेवलपमेंट है। मतलब जिस घर में रह रहा हूं मैं, वो एनवायरनमेंट है। उस घर में बहुत अच्छे से रह सकूं तो उसकी चारदीवारी बनाई, छत बनाई, पेड़ पौधे लगाए, जरूरतों का सामान लेकर के आया ताकि मैं और अच्छे से रह सकूं। तो जहां आप रहते हैं वो आपका एनवायरनमेंट है, और उसको और अच्छे से अगर आप रहना चाहें तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? उसको डेवलपमेंट। और ये कह रहे हैं यहां पर द टू आर क्लोजली कनेक्टेड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो जहां मैं रह रहा हूं और अपने रहने को और बेहतर बना रहा हूं, ये दोनों अलग-अलग कैसे हुई? ये सब क्या है? दोनों जॉइंट है, दोनों कनेक्टेड हैं। ये सेपरेट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये कहता था अलग-अलग है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है अलग-अलग नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो अपने पास आता है इन द कन्वेंशनल अप्रोच एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज वर क्रिएट एंड एडेड टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम टू हैंडल एनवायरमेंटल इश्यूज। यानी कि कन्वेंशनल अप्रोच ये कहता था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को बनाना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जो अभी हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो भी अपने पास में यहाँ पर एजेंसीज, जो कोई भी एजेंसीज है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी हम लोग यहाँ रूल्स बना रहे हैं, उनको क्रिएट करना, उसको और ऐड करना, ये सारे काम यहाँ पर होते थे। कन्वेंशनल अप्रोच कहता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसीज, ठीक है, वर क्रिएटेड एंड एडेड टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम टू हैंडल एनवायरमेंटल इश्यूज। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड मेजर डेवलपमेंट आर, यहां पर कहेंगे कि वो क्रूशियल इन नेशनल डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग वेदर डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड हार्म्ड। यहां पर अगर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो एनवायरमेंट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको प्रिजर्व रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, अगर वो हार्म्ड हो रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे डिसीजंस लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो हो चुका है, उनके जो इश्यूज हैं, उनके लिए यहाँ पर रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है, इसके लिए हमको पहले से रूल्स बना करके रखने हैं। जो डिसीजंस लेने हैं, ये हमको पहले से पता होना चाहिए कैसे हम उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, या हम लोग उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, या उसको कैसे हमको बचाना है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अपने पास है इन द कन्वेंशनल अप्रोच द फोकस वाज ऑन फिक्सिंग द डैमेज कॉजेज। मतलब हो चुका है प्रॉब्लम, ठीक है, तो यह क्या बोल रहा है? फिक्सिंग द डैमेज कॉजेज, ठीक है, कॉज्ड बाय पॉलिसीज दैट लीड टू एनवायरमेंटल हार्म। यानी कि इसमें क्योर की बात हो रही है। ये क्या बोल रहा है? क्योर हो चुका है, अब हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, या कैसे हम लोग यहाँ उसको सही करें, जबकि उसके लिए पॉलिसीज बनाए। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है द फोकस ऑन चेंजिंग द पॉलिसीज दैट कॉज हार्म टू एनवायरमेंटल इन द फर्स्ट,
ठीक है, फर्स्ट प्लेस। तो ये बोल रहा है क्या कि प्रॉब्लम हो गई, अब उसका सॉल्यूशन क्या है? ये कह रहा है प्रॉब्लम नहीं होने देना है, इसके लिए अपन क्या कुछ काम कर सकते हैं। तो ये पहले से ही उस चीज को फोकस करता है कि यहाँ पर हम अपनी पॉलिसीज को बदल सकते हैं भले ही, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पे कहीं कोई नुकसान नहीं हो। तो बहुत हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, या हम लोग कह सकते हैं वो रिपोर्ट जिसमें आर कॉमन फ्यूचर नाम से दी गई है, जिसके अंदर यहाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखने की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल, यानी क्या किन किन चीजों का मिश्रण है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इनके ऊपर बेस्ड है, यानी कि मेरा डेवलपमेंट हो, यानी सोसाइटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और एनवायरनमेंट को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। इसके बेसिस पर इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन योर लिस्ट आर क्या क्या है। एक तो लिविंग विद इन एनवायरमेंटल लिमिट। ठीक है, तो जहां आप रह रहे हैं एनवायरमेंट में, उसमें कुछ लिमिट्स आपको सेट करनी पड़ेगी। रिकॉग्नाइज दैट द अर्थ रिसोर्सेज आर फाइनाइट। जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड है, आज नहीं तो कल खत्म होंगे ही होंगे। मान लो आपने जितना भी पेट्रोल है, मान लो अर्थ में से आपने सारे निकाल दिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कभी ना कभी तो वो खत्म होगा। तो कोई भी रिसोर्सेज आप देख लीजिए, चाहे किसी भी टाइप का, दोस्तों कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ही होगा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ensuring that our actions do not exceed the planet's capacity to renew and regenerate। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहीं बहुत ज्यादा उसमें से कोई चीजों को नहीं निकाले, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर ये रिन्यू और रीजनरेट करने का भी मौका नहीं मिले। ठीक है, तो डू नॉट एक्सीड द प्लैनेट्स कैपेसिटी टू रिन्यू एंड रीजनरेट। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पर अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है उसको भी अचीव करना पड़ेगा। पैसे पैसे कमाने हैं, हमें डेवलपमेंट करना है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ दैट benefits society without depleting natural resources or causing environmental harm। आप खूब पैसा कमाएं, आप खूब डेवलपमेंट करें, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, while ensuring that wealth and opportunities are shared fairly। तो आपको इस चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो हमारी वेल्थ है, ठीक है, आर शेयर्ड फेयरली, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। उसके बाद है प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व ऑल शेक होल्डर्स एंड दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल। तो यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे डिसीजंस, ऐसे रूल्स हमारे सामने बना करके लेकर के आए जो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स बने। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, आपने शायद कभी सुना होगा कि बजरी, बजरी ये कॉमन है, जैसे घर, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, उसमें मिट्टी जो काम लेते हैं, तो उसके ऊपर कई बार गवर्नमेंट रोक लगा देती है, क्योंकि अगर रोक नहीं लगाए तो वो लोग एक ही साथ उस नदी को, जहां से नदियां बह रही है, वहां से सारी मिट्टी निकाल करके लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी है ऐसा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं पानी का जो रुख है वो मुड़ जाएगा, और अगर वो मुड़ गया तो कहीं हो सकता है किसी जगह पर बाढ़ जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, और किसी जगह बिल्कुल सूखा भी रह सकता है। तो नेचुरल रिसोर्सेस के साथ हम लोग जो है वो बहुत ध्यान से उन चीजों को यूज करें। तो यहाँ पर ऐसे रूल्स कई बार गवर्नमेंट हमारे लिए बना करके देती, इस एरिया में मकान ही नहीं बना सकते, ऐसे बहुत बार आपने रूल्स देखे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर अब कुछ नया डेवलपमेंट, नए मकान वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकते। वो इसीलिए ताकि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती कि हम एनवायरनमेंट को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजिंग साउंड साइंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इट मींस क्या हो गया कि हम यहाँ पर जो साइंस है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज है, इनको ध्यान में रखते हुए हम अपने एनवायरनमेंट को और प्रोटेक्ट कर सके, जिससे कि एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचे। ठीक है, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन, यहाँ पर कह सकते हैं रिलायबल
ठीक है, इसी टाइप से एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक नॉलेज एंड एंश्योरिंग दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट आर यूज्ड इन वेज दैट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट और सोसाइटी। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जाए जिससे कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचे। उसके बाद है एंश्योरिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी। तो हम लोग बहुत अच्छे से रहें, ठीक है, हेल्दी रहें और सोसाइटी को ध्यान में रखें। तो क्रिएटिंग अ सोसाइटी वर एवरीवन हैज एक्सेस टू बेसिक नीड्स, हमारी जो भी आवश्यकता है उनको ध्यान रखें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इज एम्पावर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल गोल्स। जो भी सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना कुछ काम करें। एंश्योरिंग फेयरनेस यहाँ पर ध्यान रखें, इक्विटी को ध्यान रखें एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसमें सारी बातें हो चुकी है दोस्तों, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी ध्यान में रखना है, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारे डेवलपमेंट आप ध्यान रखें, लेकिन एनवायरनमेंट को भी साथ में आपको प्रोटेक्ट करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर कल्चरल को ध्यान रखना है, सोसाइटी को इंक्लूड करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको करनी है। ये सब आपके पास आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। इसी में अगर हम देखें इंपॉर्टेंस के अंदर, तो यह अपने पास है कि ओवर द लास्ट 20 इयर्स, ठीक है, यानी कि पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ऑफन हार्म्ड द एनवायरनमेंट। मतलब जैसे जैसे दोस्तों आजकल मशीन्स बनती जा रही है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत स्पीड से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये चीज आप लोग शायद महसूस कर भी रहे होंगे, बहुत बार आपने न्यूज में या पेपर्स में, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो हियर आर द, यहाँ पर ऐसे कुछ आपके पास जो है वो अनबैलेंस डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ कुछ बात करें। तो पहला आपके पास है यहाँ पर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। तो अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड इनएफिशिएंटली, ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा दोस्तों उसको यूज करें, लीडिंग टू, यहाँ पर कह सकते हैं पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो पॉल्यूशन ज्यादा फैलेगा। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज आप जानते हैं, सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट दोस्तों उसमें पॉल्यूशन होता ही है, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, इससे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। आपने सुना होगा हम लोग हर बार यही बोलते हैं इस बार गर्मियां ज्यादा हुई। ऐसा दोस्तों मैंने पिछले साल भी बोला था, उससे पिछले साल भी बोला, इस साल भी बोला, और 100% है दोस्तों मैं अगले साल फिर यही लाइन दोहराऊंगा, यार इस बार जो है गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए, उसके रीजन आपके सामने पड़े हैं। तो हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, होगा क्या, एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ क्लाइमेट चेंजेस आएंगे। तो आप सुन ही रहे हैं कि जो अर्थ जो है उसका जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका बढ़ गया। 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स पुअर एयर क्वालिटी, जिसमें हम लोग एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब होती जा रही है। सुनते होंगे आपने, अभी सुना होगा कुछ टाइम पहले दीपावली पर, ठीक है, तो आपने सुना होगा दिल्ली के क्या हाल है। दिल्ली छोड़िए, आप लगभग हर शहरों की बात कर सकते हैं जहां आप रहते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं जनरली आपके पास जो है वो एयर क्वालिटी थोड़ी डाउन ही होती जा रही है, ठीक है। एंड रेजिंग यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये आजकल आपका बढ़ता जा रहा है क्योंकि कारखाने, जो फैक्ट्रीज, ठीक है, जो बिजनेसेस, वहां से जो गैस निकल रही है वो कहीं ना कहीं वो यूं ही छोड़ रहे हैं, एनवायरनमेंट में जा रही है, फैल रही है, आप तक, हम तक, पेड़ पौधों तक, सब जगह तक दोस्तों वो बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं नुकसान। उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी रही है, ये मैंने आपको अभी तो 1 डिग्री बोला था, अगर आप देखें यहाँ पर तो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो एमिशंस आर इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इफ दिस कंटिन्यूज द ग्लोबल टेम्परेचर कुड रेज बाय मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस विद इन दिस कंट्री, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो दोस्तों बहुत सारे इश्यूज भी होंगे। क्या है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग कई बार कहते थे यार इस टाइम तक तो गर्मियां शुरू हो जाती थी, ठीक है, या हम कहते हैं इस टाइम तक तो बारिश शुरू हो जाती थी, या हम कहते हैं इस टाइम तक तो सर्दियां शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, सर्दी टाइम से लेट हो रही है या टाइम से पहले आ रही है, गर्मियां टाइम से पहले या बाद में आ रही है। इस बार दोस्तों गर्मियां भी बहुत लंबी चली, बारिश का सीजन भी इस बार बहुत लंबा चला।
तो आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। एक टाइम पर देश में जहाँ बारिश ही नहीं होती थी, वहाँ इतनी सारी बारिश हो रही है और जहाँ बहुत बारिश होती थी, वहाँ लगभग ना के बराबर बारिश है। तो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। तो ये इसीलिए आपको बताया भी जा रहा है क्लास 10th में भी कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप सोचेंगे तो ही दोस्तों आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो भी फ्यूचर जनरेशंस हैं, वो सेफ रह पाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर वही सारी बातें की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो सी लेवल रेज़ हो रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं और वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर बदली जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है? इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको मेज़र कैसे करें? तो फॉलोइंग मेजर्स एंड आर एसेंशियल। कौन-कौन से मेजर्स हैं? तो बोला जा रहा है प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज़। जो आपके मीन्स एंड रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करें आप। ठीक है, ताकि आप उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रिवेंटिंग यहाँ पर डेप्लीशन। तो एक तो आप यहाँ पर जो भी आप वेस्ट कर रहे हैं उसको आप बचाएं। रिड्यूसिंग जो है, ठीक है, रिड्यूसिंग करना है आपको, वेस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, वेस्ट जो आपका है वो कम से कम हो। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखें। एक और वर्ड है दोस्तों मेरे दिमाग में आया है, ठीक है, तो आप एक चीजों को अच्छे से याद रखें। एक वर्ड आता है दोस्तों आपके पास, रीयूज। ठीक है, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना आपको ये जरूर याद रखने चाहिए। जिन चीजों से आप वापस कुछ कर सकते हैं आप उसको रिसाइकिल करिए, आप उन चीजों को रीयूज करिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को बचाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो पुराने कपड़ों से बैग बना लेते हैं, ठीक है, या पुरानी चीजों से कुछ नई चीजें बना देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर के, दोस्तों आपने देखा होगा, पैक बना देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डिस्पोजल ग्लासेस को यूज ही नहीं करते। मतलब आप शादी में जा रहे हैं, वहां पर क्या होता है, डिस्पोजल ग्लासेस है, तो उनको हटा करके स्टील की ग्लास या कांच की ग्लास रख दी। कोई बात नहीं, धोना ही तो पड़ेगा, लेकिन वो जो प्लास्टिक का कचरा हो रहा था उससे तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं, आप भी कर सकते हैं। क्लास 9th में वैसे मैंने बता भी रखा है कि आप जो स्कूल्स में जाते हैं, आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं, उसकी जगह आप वहां नैपकिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई कपड़ा लेकर के जा सकते हैं, हैंकी वगैरह, या फिर आपकी जो और भी दूसरे जो फॉइल पेपर वगैरह है उसकी जगह आप कपड़े में रोटी बांध करके, मतलब डाल करके, जो आप टिफिन में डाल करके लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं वैसे। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको भी प्रोटेक्शन मिले और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन मिले। खैर, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके होने चाहिए, अप्रोच टूवर्ड कन्वर, यहाँ पर कह सकते हैं कंजर्वेशन। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके पॉजिटिव एटीट्यूड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ, वो है इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका भी डेवलपमेंट हो और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें लोगों को भी अपन को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपके आसपास के दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो आसपास हैं, उनको भी आप कहें कि आप भी कुछ पेड़ लगाएं। कुछ नहीं तो सबसे इजी काम है, पेड़ लगा लें। आपके घर के आसपास कहीं पर, रोड पे, सड़क पे, कहीं पर जहां जगह मिले, एक पेड़ तो एटलीस्ट लगाएं, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। ठीक है, कम से कम हवा तो हमें अच्छी मिल सके, ऑक्सीजन लेवल हम इंक्रीज कर सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आ सकते हैं। जैसे लिमिटेड डेवलपमेंट, हम जो डेवलपमेंट है वो लिमिटेड रखें, बहुत ज्यादा हम लोग डेवलपमेंट नहीं करें। मतलब हम लोग आज ही अगर सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ले लेंगे तो फिर फ्यूचर के अंदर जो है वो लोगों को सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो इसके बारे में भी ध्यान रखें। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब वही वाली बात है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। जैसे आज आपने डेवलपमेंट किया, मतलब कोई भी चीज डेवलप करी आपने, कल आप फिर करें, परसों आप फिर करें, तो थोड़ा थोड़ा करके करें। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैंने एक जगह पर दोस्तों एक पहाड़ देखा था, अभी कुछ सालों पुरानी बात है। आज मैं उस रोड से निकलता हूँ तो पहाड़ गायब हो गया। गायब कैसे हो गया? क्योंकि उसको पूरा तोड़ दिया गया, पूरा काट दिया गया और उस पहाड़ को दोस्तों सड़क के बराबर तक लेकर आ चुके, और वहां से उन पत्थरों को लेकर के सड़कें बनाने शुरू हो गए या और किसी तरीके से उनको यूज किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एनवायरनमेंट को, नेचर को नुकसान पहुंचाया है। और जब मैं कह रहा हूं कि वो गायब ही हो गया है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने आज ही पूरे पहाड़ को उड़ा दिया।
अब सोच के देखिए, अगर एक जगह की मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे देश में या दुनिया में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हो सकते हैं जिनको गायब कर दिया जाता है सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो सकता है ज़रूरत है, लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों को घर बनाना है, लोगों के लिए रोड चाहिए, लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ चाहिए, तो हम आज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही उन नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ करें। ठीक है? तो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी तो कि हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया इस बारे में क्या बात करती है? तो इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक तो एसडीजी बना है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बने हैं दोस्तों, मैं आगे और डिस्कस भी करूँगा। इसमें 17 गोल डिसाइड किए गए हैं पूरी दुनिया में, ये 17 काम तो हमको करने हैं हर कंट्री के अंदर, ठीक है? और इसके लिए 2015 में एक डिसीजन लिया गया कि हम लोग ये 17 गोल्स जो हैं, इनको अचीव करना चाहते हैं, कब तक? 2030 तक। और ये 1 जनवरी 2016 से शुरू भी हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि जो 17 गोल्स है वो हम लोग 2030 में अचीव कर लेंगे। बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पहले तो मुझे लगता था, जब मैं पढ़ाया करता था इस टॉपिक को, तो मैं कहता था बहुत आसान है, 2030 तक तो आराम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज की कंडीशन कुछ और है। आप देख रहे होंगे कोरोना टाइम, कोविड, जहाँ देश की जो भी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट सारी खत्म, ठीक है? सारा पैसा, ये पूरा बिज़नेस चौपट, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी रीज़न है। दूसरा, आप देख रहे होंगे आज दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में लड़ाई कर रही है। ठीक है? तो आपस में उनके छोटे-छोटे बड़े लेवल पर भी वॉर्स चल ही रहे हैं। तो वो जनता का पैसा लेकर के वो क्या कर रहे हैं, अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पर अब वहाँ ना के बराबर, मतलब उनके पैसे से जो उनके लिए डेवलपमेंट करना था, वो डेवलपमेंट नहीं करके हम वॉर लड़ रहे हैं। तो क्या होगा? डेवलपमेंट लेट होगा। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं ब्राइब, रिश्वत, ठीक है? या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लोग अब ये काम करना ही नहीं चाहते, या कई जगह ऐसा हम लोग कह सकते हैं जो लोकल बॉडी होती है गवर्नमेंट की, वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती उसको काम में करने की। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी है, चैलेंजेस भी है, खैर हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने खैर बहुत अच्छे तरीके से सोच करके बोला है कि 2030 तक हम एसडीजी गोल्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है? तो अच्छी बात है, ये सोच रहे हैं। 2030 तक नहीं भी हुआ तो ठीक है, 2-4 साल ऊपर-नीचे जैसे भी ये करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक द अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ठीक है? इसको ऑल्सो नोन एज़ रियो समिट, इसको हम लोग रियो समिट भी बोलते हैं, 1992 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में भी जो भी वर्ल्ड के लीडर्स बैठे थे, उन लोगों ने भी ये डिस्कस किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करी। इट लेड टू द यहाँ क्रिएशन ऑफ की फ्रेमवर्क्स, ठीक है? लाइक एजेंडा 21, उन्होंने एजेंडा 21 बनाया, ठीक है? और इस तरीके से वो प्लान्स बनाया उन्होंने 1992 में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो दुनिया किस लेवल पे काम करी, जैसे कि मैं कह रहा था कि 1972 में उन्होंने डिसाइड किया, फिर 83 में कमीशन बना, फिर 87 में रिपोर्ट लेके आए। हो सकता है उसके कुछ टाइम बाद 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो में, ठीक है? ये एसडीजी वाली जो मैं बात कर रहा था 2015 से स्टार्ट हुआ था, जो अभी 2030 तक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक नाम पढ़ते हैं, वो है कीटो प्रोटोकॉल, ठीक है? तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल, यहाँ पर जो है वो कमिटीज़ जो बैठी और उन्होंने भी कहीं न कहीं इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में डिस्कस किया, या ऐसे और भी दूसरे जो चैलेंजेज़ हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, इस बारे में बात करी। उसके बाद द पेरिस एग्रीमेंट है जो 2015 में हुआ, यहाँ पर भी ये जो है ऐसी अलग-अलग कमिटीज़ जो बैठी थी, उन लोगों ने फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये कहा था ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ बात की गई थी। इसी तरीके से और अगर हम देखें तो वो अपने पास है यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है? तो ये एक अपने पास थी 1992 के ध्यान में रखते हुए, दिस इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड इन 1992 ये बनी, जो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। 2012 में फिर से रियो प्लस 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2012 में भी हुई, 1992 में भी अपने पास हुई। तो फिर इसके अंदर कहीं न कहीं हम लोग यहाँ पर जो है वो दुनिया भर के लोगों के साथ बैठ कर के हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। फिर हमने यहाँ नेक्स्ट देखा वो है
जो कि द ग्लोबल ग्रीन न्यू डील्स, यहाँ ये कुछ न्यू डील्स वगैरह हुई है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2002 के अंदर यहाँ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हुई, ठीक है, साउथ अफ्रीका जगह यहाँ पर, ठीक है, जोहान्सबर्ग में। इसी टाइप से अगर हम देखें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज जिसको GEF कहा जाता है, तो ये फिर से इसी टाइप से आपके पास इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए। ये सब कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स किए गए कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं SDG, जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 जो गोल्स हैं, जैसे नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहेगी, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, या इक्विटी यहाँ आपके पास है, यहाँ पर कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलेगा, जेंडर इक्वलिटी सबको मिलेगी, क्लीन वाटर सबको मिलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे 17 अलग अलग गोल्स डिसाइड किए गए थे। तो ये जो 17 गोल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और ये 17 गोल्स हैं, ग्लोबल गोल्स कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए हैं, ठीक है। और ये 2015 में बने थे, जो 2030 तक अचीव करने हैं। 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर 193 मेंबर्स कंट्री है, वो इसका पार्ट है, और इसके अंदर इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास आता है एम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये जो 17 गोल हैं जो बनाए गए, इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है। तो ये बोला जा रहा है अचीव अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, सभी लोग जो है वो सस्टेनेबल फ्यूचर को यूज कर सके, देख सके, ठीक है, उसको महसूस कर सके। उसके बाद है एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं दुनिया भर में, जो भी इश्यूज अपने पास आ रहे हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर के हो, इनइक्वालिटी को लेकर के हो, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के हो, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर के हो, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के हो, पीस को लेकर के, जस्टिस को लेकर के हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एसडीजीज को सेट किया गया है। और एक्शन बाय ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज को बोला गया है आप सभी इसमें कुछ भी काम करें, कंट्रीज पुअर, रिच एंड मिडिल इनकम, टू प्रमोट वेलफेयर वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, प्लैनेट को बचाना है, धरती को बचाना है, दुनिया को बचाने के लिए हम सब मिलजुल करके काम करें। ऐसे इसके गोल्स के जो उद्देश्य है, एम है, वो रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम लोग बात करते हैं इसका फ्यूचर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर, 15 सालों की जो बात हो रही थी, 2016, 1 जनवरी 2016 से 2030 तक, ये जो 15 सालों के लिए इन्होंने डिस्कस किया था एसडीजीज को लागू करने के लिए, 2030 तक हम अचीव कर लेंगे। इसके लिए बोला जा रहा है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, जिस टाइप की भी गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको हटाएंगे, इनइक्वालिटी को एड्रेस करेंगे, क्लाइमेट चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कहीं पर, ठीक है, पीछे कोई नहीं रहे, एंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, सभी लोगों के ऊपर, खासकर जैसे हम कह रहे थे, अभी हमने कहा भी था आगे के, ध्यान में ये रखेंगे कि जो जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है, नीड है, उनकी जो भी आवश्यकता है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको हम पहले पूरा करें, और उसके अलावा कोई भी पीछे नहीं रहे। Every country needs to make sustainable efforts to achieve the sustainable development goals in order to protect our planet. प्लानिट को बचाने के लिए हम सभी कंट्री मिलकर के काम कर रही है, उसका फ्यूचर है, ये देख रहे हैं। इंडिविजुअल कैन आल्सो प्ले अ रोल इन अ रीचिंग दिस गोल, यानी इस गोल को रीच करने के लिए आप और मैं भी काम कर सकते हैं। एक पेड़ लगा करके काम कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दे करके काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, एनजीओज हैं, आप जानते होंगे, जो लोग सड़कों पे बैठे हुए लोगों को, सड़कों पे बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लोगों को कपड़े देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, मतलब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, सभी को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जो लोगों को जस्टिस दिलाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स आप देख रहे होंगे, जैसे एक बहुत कॉमन सा नाम है, आप सुनते हैं आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी बच्चा, सिर्फ पैसे नहीं है इस वजह से एजुकेशन से पीछे नहीं रहे, वो आगे एजुकेशन ले। हालांकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकल कर आ रहे हैं कि जो लोग एक्चुअल में गरीब नहीं है वो भी उसका फायदा उठाते हैं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, वो खैर अलग इश्यूज है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज बनी है, गरीब से गरीब बच्चा भी स्कूल जाकर के पढ़ सके।
ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पर यही था कि मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन देयर डेली लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ जो है उसमें चेंजेस ला करके कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट नहीं करें। आप देखते होंगे ना, हम लोग कई बार जो होता है प्लास्टिक्स यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज कम से कम करें। आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। आप कंजर्विंग एनर्जी, आप एनर्जी बचाएं, जैसे कि रूम में कोई नहीं है, एसी अभी भी ऑन है, रूम में कोई नहीं है, फैन और ट्यूबलाइट्स भी चल रही है, आप घर पे है ही नहीं, दूसरी मशीन्स आपकी, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस आपके चलते जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप उनको बंद कर दें। अगर वो आपके यूज में नहीं आ रहा, अगर मैं उस रूम से उठ के इस रूम में आ गया हूँ, वहां पे जो पंखा चल रहा है वो किसको ठंडा कर रहा है, वहां कोई है ही नहीं, तो मैं उसको बंद करके आऊं। उस रूम में कोई है ही नहीं, वहां लाइट लगा करके बैठने से क्या फायदा जबकि मैं इस रूम में हूं। तो वो सब चीजें भी आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हो सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करें जिसको हम लोग कई बार ग्रीन प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनको आप यूज करें जिससे कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। प्लास्टिक बैग की जगह आप पेपर बैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप पेपर नैपकिन की जगह, जो पेपर नैपकिन भी अगर मैं कहूँ तो उसकी जगह भी आप दूसरे जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कपड़ों के नैपकिन जो आपके पास आते हैं। ऐसे ही आपके पास हो सकता है सोशल इक्वलिटी जो है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग दिस इंडिविजुअल एक्शंस व्हेन मल्टीप्लाइड ग्लोबली, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसके पास यहाँ पर उसका फ्यूचर। और दूसरा, नेक्स्ट हम लोग बात करें, वो अपने पास आएंगे चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बन तो गए हैं, 2030 तक अचीव भी करना है हमको, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर जो मेजर किया जा रहा है? तो बोला जा रहा है, एक तो ये है कि वो कंट्रीज जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप जानते होंगे, जहां पर गरीबी लेवल बहुत लेवल मतलब नीचे आ चुका है। तो वो कंट्रीज बेचारी अपनी कंट्री को, अपने कंट्री के लोगों को खिलाने पिलाने में, उनकी जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए वो अपना पैसा खर्च करे या पूरी दुनिया को बचाने के लिए करे। तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए नो डाउट वो बहुत कुछ काम करते होंगे, लेकिन फिर भी उनका जो पैसा है, जो वो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो उनके पास उतने अच्छे नहीं है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो एक इश्यूज तो आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके डिसीजंस को पूरा करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिल रहा है वैसा, टेक्नोलॉजीज उनको नहीं मिल रही है वैसी जैसी उनको मिलनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में चैलेंजेस आते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स इनको ध्यान में रखते हुए भी, so sometimes there is a conflict between short-term financial gains and the long-term investment required for sustainable technologies, ठीक है, मेकिंग हार्डर टू प्रोमोटाइज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो कई बार क्या होता है, हमको लगता है हम आज की जो जरूरतें हैं वो पहले पूरी कर लें, फ्यूचर की वो ये वो बाद में देखेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो गोल्स हैं उनके लिए एक चैलेंजेस बन जाते हैं। फिर आता है करप्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, सपोज सड़कों पर पेड़ लगाने के लिए, पेड़ लगे भी होंगे, लेकिन लगे हैं 50, बताए गए हैं 200, 200 का पैसा उठाया जेब में सारे, खुद के दूसरों जिसके भी डालने। तो ये ब्राइब वाला काम, करप्शन का काम, ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, ऑलमोस्ट सभी जगह यही मामला चलता है। तो करप्शन जो है वो भी अपने पास कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उसकी प्रोग्रेस को रोकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज कह सकते हैं जहां पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पैसा आ रहा है उसको मिसयूज कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी है, जिसकी वजह से पैसा वैसा वो पर्टिकुलर वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये भी अपने पास एक इश्यूज है। और दूसरा, लास्ट अपन देखें तो अपने पास आता है लैक ऑफ लोकल गवर्नमेंट एफर्ट्स। लोकल गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या हो गया, जैसे कि सपोज के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, तो मेरी स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं करना चाह रही। मान लो स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो करना चाह रही है, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो रहा है। तो जैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया, वो अपने स्टेट में आ गया, स्टेट ने दिया, तो वहां पर जो विधायक है वो सही नहीं काम कर रहे हैं, या हो सकता है उनके अंडर में जो आ रहे हैं गांवों में, शहरों में, जहां कहीं भी पार्षद है या जो कोई भी है, तो वो उसको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करेंगे, तो फिर उन गोल्स को भी अचीव नहीं किया जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए ऐसे भी कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। एक और चैलेंज है आपके पास, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है।
तो आपको जो है वो अकाउंटेबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो कोई लोग नहीं लेते हैं तो आपके पास ऐसे इश्यूज़ बढ़ते जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आपके पास हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली है। एग्ज़ाम में आपके पास आने वाले जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो सब इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें 2-3 बातें मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरत को भी पूरा करे और फ्यूचर की जनरेशन को भी ध्यान रखे। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर एक जो कमीशन जो बनना शुरू हुआ 1972 में डिस्कस किया था कि हमको कुछ काम करना है और उसके बाद में 83 के अंदर कमीशन बन चुका था जिसको ब्रंटलैंड कमीशन कहा गया था। उसने फिर 5-6 साल लगा दिए 1987 के अंदर जाकर के एक रिपोर्ट दी ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसको आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा गया और उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन रख दी थी और साथ-साथ में उसके की पॉइंट्स बता दिए और ये भी बताया कि अभी तक अपने पास जो अप्रोच चल रही थी और हम जो अप्रोच बता रहे हैं वो क्या है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं जिनको आप यहाँ पर अभी शायद देख चुके होंगे। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। जितने भी टाइप के जो आपके पास में यहाँ पर हमारे पास जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स थी 5 टाइप की, वो सारी दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अगर कहीं कोई किसी भी टाइप का डाउट हो, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को लेकर के। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।